नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना के ट्रक से उतारे जा रहे ये वो जवान हैं जो कल उग्रवादियों के हमले में शहीद हो गए थे। हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 7 लोगों की मौत हुई थी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर सेना के इन शहीद जवानों को उनके साथी, उनके दोस्त, उनके ऑफिसर्स लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके पार्थिव शरीर अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। यहां से इनके पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों तक पहुंचाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि पूरा देश इन जवानों को, इनकी शहादत को सलाम कर रहा है। अपने अपने तरीके से हर कोई इनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है और साथ में गुस्सा और एक आक्रोश भी है उग्रवादियों के खिलाफ, उनकी क्रूरता के खिलाफ, जिन्होंने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा। आपको बता दें कि 1 रोज पहले मणिपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटा अबीर त्रिपाठी शामिल हैं। 1 रोज पहले सुबह 10 बजे के करीब उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। उग्रवादी संगठन पीएलए और एमएनपीएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया गया कि इस हमले में 15 उग्रवादी शामिल थे, जिन्होंने काफिले को निशाना बनाने के लिए वहां 3 आईडी धमाके किए। इसके बाद उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के जवानों को 2 तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कल किस तरह से इन उग्रवादियों ने यह कायराना हरकत की है। घात लगाकर पीठ के पीछे से देश के जवानों पर अटैक किया और इनकी क्रूरता देखिए, इनकी दरिंदगी देखिए। इन्होंने कर्नल की पत्नी और 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा। मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव, उनके पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर लेने के लिए उनके भाई अनय त्रिपाठी और मामा रायपुर रवाना हो गए हैं। आज शाम करीब 6:30 बजे शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कल सुबह करीब 7 बजे सभी का पार्थिव शरीर रायगढ़ लाया जाएगा। रायगढ़ की रामलीला मैदान में सभी का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर में राजकीय सम्मान के साथ सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर यह भी है कि कल विप्लव त्रिपाठी की शहादत पर पूरा रायगढ़ शहर बंद रहेगा। यही नहीं, व्यापारियों ने कल के दिन बाजार बंद रखने का फैसला किया है। विप्लव के छोटे भाई जो है अनय त्रिपाठी, वो और उनके मामा जी उनका पार्थिव देह लाने के लिए जो है वो रायगढ़ से निकल रहे हैं। रायपुर जो है कि आज उनका पार्थिव देह लाया जाएगा। रायपुर में जो है कि वो श्रद्धांजलि सभा होगी। सीएम भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके, राज्यपाल जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो देंगे और उसके बाद फिर कल जो है, कल रायगढ़ उनका जो है वो पार्थिव देह लाया जाना है। घर से जो है कि घर से निकल रहे हैं, आंखें नम है अनय की। देख सकते हैं कि अनय की भी आंखें नम थी। खुद असम राइफल में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर जो है वो अनय है। भाई का पार्थिव देह लाने के लिए, भाभी का पार्थिव देह लाने के लिए और 8 साल का जो छोटा सा भतीजा था जो नक्सलियों के इस कायराना करतूत में मारा गया, उनका पार्थिव देह लाने के लिए जो है वो रायगढ़ से अनय और विप्लव के मामा जी जो है वो निकले हैं। ये नज़ारा है कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर के बाहर। लोग जो है, लोगों का तांता लगा हुआ है। रिश्तेदार आ रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं। विप्लव के माता पिता पिछले 2 दिनों से, कल जब से उन्होंने विप्लव के शहादत की खबर सुनी है, तब से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। विप्लव की जो माता जी है, उनकी तबीयत बेहद ख़राब है। वो मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा, उनका वीर सपूत अभी दुनिया में नहीं रहा।
वहीं मणिपुर में उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटी की मौत की खबर मिलने के बाद से उनके घर में मातम पस रहा है। उनके पत्रकार पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि घर पर लोगों का हुजूम लगा है। हर किसी की आंखें नम हैं और हर किसी को कर्नल विप्लव की शहादत पर गर्व है। बताया गया कि कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई भी सेना में कर्नल है और कुछ दिन पहले ही वो बड़े भाई के परिवार के साथ दिवाली मनाकर मणिपुर से लौटे थे। शहीद वीर विप्लव त्रिपाठी का ये घर है। रिश्तेदार जो है वो विप्लव जी के घर में मौजूद है। करीबी रिश्तेदार जो है वो मौजूद है। गमगीन माहौल है। कर्नल विप्लव के मामा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या परिस्थिति रही मामा जी? सवाल पूछना मुझे नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। परिस्थिति बहुत ख़राब है। सब अब इंतज़ार कर रहे हैं। आज शाम को 7 बजे रायपुर बॉडी आएगी और हम लोग जा रहे हैं। मैं और छोटा भांजा जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, दोनों जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे लेके आएंगे। कल सुबह 6 बजे। विप्लव जी की जो माता जी है उनकी तबीयत ठीक नहीं उनकी तबीयत बहुत क्या रिएक्शन रहा? बहुत ही बुरी है। कभी किसी अभी तक यकीन नहीं है उनको। अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। सुबह के सारे अखबार यहाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। ये देश के लिए जो है कि दुख तो है। एक बताइए कि मेरे अभी तक हम भी टीवी देखते हैं, आप भी टीवी देखते हैं। जवानों, नक्सलियों, अलगाववादियों में मुठभेड़ होती है, लेकिन एक अलिखित नियम हमेशा रहा कि फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। आज तक आपने नहीं सुना होगा आर्मी या पुलिस ने किसी की फैमिली को, और न ही उन्होंने कभी आर्मी ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिली को टारगेट किया। ये फर्स्ट इंसिडेंस है। उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। बचपन से ही प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहा इनका, और बचपन से ही इनका सेना में जाने का विचार था। उनके विचार को देखते हुए उनके माता पिता ने कक्षा 5वीं के बाद से उनको सैनिक स्कूल में भर्ती किया। वहाँ भर्ती होने के बाद वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई। होने के बाद वहीं उन्होंने सेना में ज्वाइन किया और आज कर्नल के पोस्ट में थे। सुनने में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है करके। अच्छा सर, जैसे ही सुनते मानो पूरा सन्नाटा सा छा गया मोहल्ले में, और इनके पिताजी कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए सुनते ही। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। आसपास रहने वाले लोग इस घटना के बाद सन्न हैं। नाते, रिश्तेदार, दोस्त, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव, उनके पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है। कर्नल विप्लव के छोटे भाई की तरह उनके एक दोस्त है अभिषेक उपाध्याय। बेहतर तरीके से जानते थे उनको। सेना में जब वो भर्ती हुए, जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही, पठानकोट से लेके जम्मू कश्मीर से लेके हर जगह अभिषेक वहां जाते रहे। पूरा देश रो रहा है। बच्चे की क्या गलती थी? क्या गलती थी उनकी पत्नी की? हमको भी दुख हो रहा है। सवाल अभिषेक मैं भी नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन क्या तो आपको सवाल पूछने में रोना आ जा रहा है। अब तो कल ही वो मिला है, कोई शब्द नहीं कहने की शहादत की। और एक कमांडेंट पे हमला, कायराना हमला, उसके 6.5 साल के बच्चे की भाभी को, ये जो शहादत हुई है, ये जो कायराना हमला हुआ है, इसे ना देश भूलेगा, ना रायगढ़ भूलेगा, ना हम। इसको देश नहीं भूलेगा। कैसी शख्सियत रही। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई जो है कि वो वीर विप्लव त्रिपाठी ने लड़ी। आप मुझे कह रहे थे कि ये हमला उसी वजह से हुआ है। ड्रग्स माफिया हो सकता है क्योंकि भैया की जो बटालियन थी काफी बड़े कार्रवाई कर रही थी। भैया एक अच्छे लीडर थे हमारे लिए। वो कर्नल कभी थे ही नहीं हमारे लिए, तो हमारे बोलू दादा थे। जितने स्ट्रांग और जितने दबंगई से वहाँ काम करते थे, उतने सॉफ्ट रायगढ़ में रहते थे। रायगढ़ में ये पुरानी बस्ती है रायगढ़ का, हर एक बंदा उनको जानता है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक बड़े ओहदे पे है। लेकिन ये था कि जब हम उनके पास जाते थे, देखते थे उनका ऑरा, देखते थे कहीं भी जाता, तो समझ में आता था कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। और वो कभी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करते थे, लेकिन हमें पता था उनकी जिम्मेदारियों के बारे में।
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले में असम के बक्सा जिले के रहने वाले जवान सुमन स्वागिरी भी शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही उनके परिवार में मातम का माहौल है। परिवार का कहना है कि दिसंबर में उनके बेटे का तीसरा जन्मदिन है और वो इसके लिए घर भी आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उग्रवादियों के हमले में वो शहीद हो गए। घर वालों ने यह भी बताया कि हमले से महज 1 घंटे पहले सुमन ने अपनी पत्नी को फोन कर उनसे बातचीत भी की थी। सुमन के शहीद होने की खबर ने परिवार वालों को तोड़ दिया है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सेना के काफिले पर हुए हमले की निंदा की है और जल्द ही शहादत का बदला लिए जाने का भरोसा भी दिया। It is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles, and mass combing operation along with the paramilitary forces and his commandos has started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered. Will definitely be done. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मणिपुर में उग्रवादियों की इस करतूत की निंदा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं और जो आज शहीद हुए हैं उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की गृह मंत्री अमित शाह ने भी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश हमारे बहादुर सुरक्षा बल के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश ने CO-46AR के परिवार के 2 सदस्यों समेत 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। जल्द ही दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमले का दुखद समाचार मिला। शहीद सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं उनके परिवारजनों के प्रति शोक संवेदनाएं। देश शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने निंदा की, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घटना पर दुख जताते हुए यह भरोसा जताया कि आने वाले वक्त में देश से नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत उस सीमा में भारत की सीमा में जाके उन्होंने शहादत दी है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महातारी की कोख से जन्म लिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी उनके परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे फौजियों पे हमला नहीं है, ये हमारे देश पे हमला है। ये हमारे फौजी देश की हिफाजत करने के लिए हैं। जिन लोगों ने भी किया है वो आतंकवादी हैं और उनके खिलाफ सरकार को चाहिए कि सख्त कदम। कल की दुखद घटना जिसमें हमने अपने एक जवान, एक कर्नल को परिवार के सहित खोया है, वो बहुत दुखद रहा है और नक्सलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में इस देश में ना नक्सलवाद रहेगा ना आतंकवाद रहेगा। इस देश में केवल एक वाद रहेगा, वो राष्ट्रवाद रहेगा। पुलिस लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र से नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जिस जगह पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, वहां की नई तस्वीरें अब सामने आई है। जंगल में जहां सुरक्षा बल की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, वहां एक बड़े इलाके में नक्सलियों का सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। वहां बर्तन पड़े थे, टिफिन बॉक्स मिला, पानी लेकर चलने के लिए प्लास्टिक के गैलन बिखरे हुए दिखाई दिए। जंगल की कई जगह हथियार भी मिले। एक जगह पर जलाई गई आग की ढेर सारी राख पड़ी। यही नहीं, वहां ढेर सारी दवाइयां भी मिली। जंगल में हर जगह मुठभेड़ के निशान दिखाई नजर आ रहे हैं। पेड़ों पर गोलियों के निशान थे। गोली लगने से एक पेड़ के तो चीथड़े उड़े हुए दिखाई दिए। कल हुई इस मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसमें 2 बड़े नक्सली कमांडर भी मारे गए। पुलिस को मारे गए नक्सलियों के पास से 5 AK-47 समेत 29 हथियार भी मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया और ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों को बधाई भी दी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ इस सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इस एनकाउंटर के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं कि किस तरह से नक्सली गढ़चिरौली के इलाके में वहां पर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं विवेक गुप्ता का, जो इस वक्त गढ़चिरौली से ही हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जाहिर सी बात है नक्सलियों ने पूरा प्लान बना रखा था कि गढ़चिरौली को एक बड़ा गढ़ बनाया जाएगा नक्सलवाद के नजरिए से। लेकिन अब ये जो सफल ऑपरेशन हुआ है, इससे सीधा संदेश कि देश के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश अगर की गई तो अंजाम यही होगा। बिल्कुल सही कह रवि, आपने देखिए जिस जगह पे ये ऑपरेशन किया गया है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव और जंगलों के बीचों बीच ये पूरा ऑपरेशन किया गया था। इसलिए एक स्पेसिफिक जानकारी के बाद ही गढ़चिरौली पुलिस और 360 कमांडोज ने वहां पे जाकर एक तरीके से नक्सलियों को चारों तरफ से घेरने के बाद पूरी प्लानिंग की थी। प्लानिंग के बाद उसने अटैक किया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। ये गढ़चिरौली के इतिहास में, गढ़चिरौली पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे लंबा ऑपरेशन है। शनिवार सुबह 6 बजे ये ऑपरेशन शुरू होता है और शाम 4 बजे तक ये ऑपरेशन चलते रहता है। 10 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चलता है और इन 10 घंटों में जो 360 कमांडोज की 16 कंपनियों में अगर हम ओवरऑल नंबर्स जोड़ेंगे तो 500 के आसपास 360 कमांडोज घने जंगल में जाके एक बड़ा ऑपरेशन करते हैं और 26 नक्सलियों को वहीं पर ढेर कर देते हैं। इस पूरे मामले में 360 के 4 से 5 कमांडोज को भी इंजरी हुई है। उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर नागपुर के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है और अब कुछ देर बाद ही गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें पूरा वो सिनेरियो समझाएंगे और पूरा ऑपरेशन के बारे में बताएंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी जो ऑपरेशन उसकी तैयारी कैसी की गई, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, उसको लेकर अभी थोड़ी देर में अंकित जो गोयल हैं एसपी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने बताएंगे। रवि, ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा और लंबा ऑपरेशन था, जिसमें सुरक्षा बल ने 26 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बल का यह ऑपरेशन आपको बता दें कि शनिवार यानी पिछले कल सुबह 6 बजे शुरू किया गया तो शाम 4 बजे तक चलता रहा। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में 360 कमांडो की 16 कंपनियां शामिल थी। ये गढ़चिरौली पुलिस का दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 26 नक्सली मार गिराए गए हैं। इससे पहले 2018 में गढ़चिरौली पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ में 40 नक्सली ढेर किए थे। मारे गए 26 नक्सलियों में 16 नक्सलियों की पहचान हो गई है और मारे गए 26 नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान को बड़ी सफलता बताया। कल जो गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ जो एक एनकाउंटर हुआ उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए हैं। उसमें 20 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी इसमें मिलिंग तेलतुंबड़े भी है। ये ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और दोपहर को 4 बजे तक शुरू रहा। महाराष्ट्र पुलिस लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र से नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो। लगातार हमले भी हमारे पुलिस बल पे होते रहे, कई जवान शहीद भी होते रहे, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन आज हुआ है उसमें बड़ी सफलता पुलिस बल को मिली है। हम सभी पुलिस वालों को बधाई देने का काम करते हैं।
चलिए इस खबर पे एक बार फिर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी विवेक का। विवेक, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होने वाली है, क्योंकि कई और बड़े खुलासे इस एनकाउंटर को लेकर अभी होने हैं। रवि, देखिए 5 बजे का निर्धारित समय तय किया गया था। 5 बजे के बाद 5 बजे तक ये जो यहाँ के गढ़चिरौली के एसपी हैं अंकित गोयल और आईजी हैं संदीप पाटिल, वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और किसी भी वक्त जो यहाँ के एसपी अंकित गोयल और गढ़चिरौली आईजी संदीप पाटिल वो किसी वक्त आकर यहाँ पर मीडिया को संबोधित करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ये एक स्पेसिफिक इनपुट दिया गया था। स्पेसिफिक इनपुट, इंटेलिजेंट इनपुट गढ़चिरौली पुलिस और C60 कमांडोज के पास आया था, क्योंकि जो मिलिंद तेलतुंबड़े है वो 2 साल से फरार चल रहा था। उसकी तलाश में पुणे पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को कर ही रही थी और साथ ही साथ केंद्रीय जांच एजेंसी NIA भी कर रही थी। NIA इसलिए कर रही थी क्योंकि 2018 में जब गलगाल परिषद का मामला आया था तो उसमें भी मिलिंद तेलतुंबड़े का नाम आया था, फरार आरोपी थे। फिर बाद में पूरा मामला NIA को ट्रांसफर हो जाता है। NIA भी पिछले 2 साल से मिलिंद तेलतुंबड़े को खोज रही थी, लेकिन उसे खोज नहीं पा रही थी। लेकिन गढ़चिरौली पुलिस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिलता है। स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद पूरी रेकी की जाती है। रेकी में जब ये कंफर्म हो जाता है कि तेलतुंबड़े अपने कई साथियों के साथ घने जंगलों में बैठा हुआ है और घने जंगलों में वो पूरे ग्रुप के साथ मौजूद है, उसके बाद C60 की 16 कंपनी ने पूरे प्लान को बनाया। प्लान के तहत पूरे वहां पर एनकाउंटर किया और एनकाउंटर में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। रवि, शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने हत्या करने के बाद सभी के शव रस्सी से लटका दिए। इसके बाद नक्सलियों ने बम से उनके घर को भी उड़ा दिया। बताया गया कि नक्सलियों को मारे गए परिवार के लोगों पर मुखबिरी करने का शक था। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। गोपाल राय ने कहा कि कल इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए एक बार फिर पड़ोस के राज्यों को भी जिम्मेदार बताया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वायु प्रदूषण को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर काफी सख्त टिप्पणी की थी, उसके बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं कि अब लॉकडाउन पर भी विचार किया जाना चाहिए। अभी जो अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अभी प्रदूषण का स्तर और जो है खराब होगा, उसको देखते हुए कल सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कोचिंग संस्थान, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग संस्थान, अन्य तरह के भी ट्रेनिंग संस्थान, लाइब्रेरी इत्यादि 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। इसके लिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमने आज ये ऑर्डर जो है सभी विभागों के लिए जारी कर दिया है। कल सीएम ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर के सरकार जो है अपना एक प्रस्ताव, क्योंकि लॉकडाउन केवल दिल्ली सरकार के उस पर नहीं होगा, तो उसको लेकर के प्रस्ताव कल कोर्ट में हम सबमिट करेंगे कि किन परिस्थितियों में और किस तरह से लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए, और उसके बाद कोर्ट के निर्देशानुसार आगे का निर्णय। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से अगर लॉकडाउन लगाना पड़ा तो इस पर दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। दिल्ली के पोल्यूशन और इन तमाम उठाए गए कदमों पर दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम
नई दिल्ली इलाके में हैं अभी। ये बताइए भाई साहब, जिस तरह से पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है और उसको लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो क्या लगता है कि उससे कुछ सुधार होगा? नहीं, हमें ये लगता है कि 2 दिन का लॉकडाउन लगा देना या कुछ ऐसा कर देना ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। हम लोगों को इसके स्थायी समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। किसी भी तरह के काम को बंद करना कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहें तो ट्रैफिक जो अभी इतना ज़्यादा चल रहा है, ऑब्वियसली काम हो रहा है, उसको कुछ उसका प्रेशर कम करने के लिए कुछ किया जाए तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि स्थायी समाधान इसका निकाला जाना चाहिए। ये एक तरह से अस्थायी कदम है, प्राथमिक कदम है, ऐसा कह रहे हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? मैं इसके विषय में केवल यही सोचता हूँ कि जिस प्रकार से आज हम लोग इतने वाहनों में व्यस्त हो गए हैं कि हमें यदि 200 मीटर भी जाना है, हम अपनी बाइक लेकर अथवा कार लेकर निकलते हैं। क्यों नहीं हम कुछ नियमित बना लें कि हम जो वाहन विशेष रूप से चलते हैं, सरकारी हैं, उनमें जाएं, और उसके बाद में कहीं पास में जाना है तो हम पैदल जाएं। आजकल यहाँ पर क्या हो गया है कि हम पार्क भी जा रहे हैं तो हम अपने वाहन से जाएंगे। प्राथमिक कदम हो सकते हैं, स्थायी समाधान नहीं है। कुछ का कहना है कि इन समाधान से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन लोगों को भी समझना होगा जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें सरकार का भी साथ दिया जाए, और ये कदम जो उठाए गए हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कल बातें कही हैं, उसको देखते हुए लोग अपनी राय रख रहे थे। वहीं इससे पहले कल प्रदूषण पर एक अहम बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार यानी कल से 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। हालांकि छात्रों की ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है। साथ ही निजी दफ्तरों के लिए भी एडवाइजरी जारी करने की बात कही गई है। दिल्ली में 14 नवंबर से 17 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार को घेरा। पिछले 6 साल से अपना बताइए तो सही, आपने क्या काम किया पोल्यूशन के ऊपर? कितना आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम किया? सिर्फ ये रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चों को तख्ती पकड़ा के अपनी फोटो लगा के ऑन ऑफ करवाने से पोल्यूशन कम होगा? जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था, जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी चाहिए थी, जिन बच्चों को भी अंदर घर में बैठना चाहिए था, उनको आपने 8-8 घंटे रोड पे खड़ा किया हुआ है। ना आपने कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। सिर्फ पोल्यूशन की बात छोड़िए, यमुना की बात करिए ना। यमुना पे जो 2000 करोड़ आपको दिया गया था, कहाँ चला गया वो? आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकला कि उस पर जो फोम थी उसके ऊपर पानी छिड़काने का। बीजेपी नेता तरुण चुग ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली को ही जिम्मेदार नहीं बताया। इशू और भी है सर, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसमें कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, सुनवाई भी हुई थी। पंजाब में जो पराली जलती है वो बड़ा योगदान है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कि केवल पराली योगदान नहीं है, अदालत ने भी ये कहा। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, 3586 बसें अभी चल रही हैं, 11,000 बसेस लेनी थी इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन खत्म करने के लिए, और लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें। आपने एक भी ली? पोल्यूशन खत्म करने के लिए क्या किया? पोल्यूशन खत्म करने के विज्ञापन पर तो करोड़ों रुपए खर्च किए। हाँ। लेकिन पोल्यूशन खत्म करने पे अरविंद केजरीवाल जी फोटो दिखा रहे हैं अपनी, मैंने ये किया, मैंने, अरे बताइए पोल्यूशन बढ़ा क्यों? आपने क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे? दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की सरकार है, जिन्हें दिल्ली की सरकार की, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा विज्ञापन में तो खर्च करना है, अपना चेहरा दूसरी स्टेट्स में दिखाने के लिए, लेकिन यहां सुधार हो उसके लिए कुछ नहीं। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे भारत का गौरव दुनिया में बढ़ सके। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है, जो कहा सो करके दिखाया। कोई इस मामले में इफ बट नहीं लगता है, जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया।
भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया है। आजादी के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ पिछली सरकारों के कालखंड में जो कहा जा सके कि भारत के गौरव को आगे बढ़ाता हो। याद करिए, नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अटल जी की देन है। नालंदा का विश्वविद्यालय की चर्चा हो रही थी ना यहाँ पे भी, वह अटल जी ने फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया। उसको किसने तोड़ा था? सीएम योगी ने साफ कहा कि सरदार पटेल देश के नायक हैं और जिन्ना खलनायक हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं वो तालिबान के भी समर्थक हैं। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों, भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। तालिबान के समर्थन में नारेबाजी तो वहीं से शुरू हुई थी ना। तालिबान के समर्थन में इन्होंने ही वक्तव्य दिए थे ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इन सब बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रतिज्ञा सम्मेलन में प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। पूछना चाहती हूं कि सपा के कितने पदाधिकारी, कितने कार्यकर्ता इन 1 सालों में खेल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा की सरकार, उनके नेता सपा बसपा पर आक्रमण क्यों नहीं करते? हमारी आस्था पर आक्रमण करते हैं, हमारी देशभक्ति पर आक्रमण करते हैं, हमारे नेताओं पर तरह तरह के आक्रमण करते हैं। सपा पर क्यों नहीं करते, बसपा पर क्यों नहीं करते? तो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लड़ नहीं रहे हैं, वो जानते हैं कि असली लड़ाई सिर्फ पार्टियों से लड़ती है। जब मैं आपके बीच आई तो कई लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, नहीं करूँगी। हम सारी सीटों में लड़ेंगे, अपने पद में लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों का ट्रायल शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। विमानों के उतरने का ट्रायल लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों को जोड़ता है और 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स के विमान लैंड करना शुरू हो गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। और देखिए ये यहाँ पर देखिए ये वायुसेना की विमान है जो कि लैंड हुई है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वायुसेना की विमान है, ये लैंड हुई है और C-130 है। आज ड्रिल हो रहा है 16 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी तरीके के वायुसेना के प्लेन से वो
यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस पर लैंड करेंगे और उद्घाटन करेंगे। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वायुसेना ड्रिल करती हुई 16 तारीख का जो प्रोग्राम है उसी का वो ड्रिल करते हुए वायुसेना C-130J ये वायुसेना का प्लेन है। और इसके बाद मिराज 2000 को भी यहाँ पर लैंड करना है और साथ ही साथ मिराज 2000 के अलावा यहाँ पर कई फाइटर प्लेन होंगे जो काफी नीचे से लो फ्लाई करेंगे या फिर टच डाउन करके यहां से निकलेंगे। तो यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये C-130 ये जो है वायुसेना की प्लेन ये C-130J है जो कि लैंड की है अभी और यहां से तुरंत उड़ान भी भरेगी। तो कई फाइटर प्लेन मिराज 2000 सिखोई वो मिराज 2000 को भी यहाँ पर लैंड करना है और साथ ही साथ सिखोई जो है काफी लो एंगल से फ्लाई करेंगी यहाँ पर। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये 241 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हर तरफ आप देख सकते हैं कि वायुसेना के जवान तैनात हैं, नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं। इसी तरीके से अभी काफी देर तक यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे वायुसेना के जो फाइटर प्लेन हैं वो लैंड करेंगे। तो 16 तारीख को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले उद्घाटन समारोह को लेकर वहां पर तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि 16 तारीख को यानी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उसके ऊपर उड़ते हुए और लैंड करते हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर एयरफोर्स का ट्रायल वहां पर चल रहा है। करीब 30 फाइटर प्लेन 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो वहां पर लैंडिंग करते हुए नजर आएंगे। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले ही सुल्तानपुर पहुंचे थे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था क्योंकि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है ये। अब कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेस वे बनने से जो 10 घंटे का सफ़र है वो महज 3 से 3.5 घंटे में हो जाएगा। और यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के इस उद्घाटन को काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये तस्वीरें काफ़ी दिलचस्प हैं। देश के सड़कों पर एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं।